पीजीटी एस्पायरेंट्स, नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 5। कौन सा? अग्रो उपहरणीय अध्याय। ठीक है, इसको हम देखेंगे। चैप्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और अभी हमने जो चैप्टर पढ़े उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये बड़ा भी चैप्टर है। तो देखते हैं, अगर नीड पड़ी तो इसे हम 2 पार्ट में करके देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या बता रखा है कि भाई त्रिविध कर्म कौन से होते हैं। तो सीधी सी बात है, त्रिविध कर्म में हमारे कौन से आते हैं? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है? शल्य तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है। ठीक है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म होते हैं, इसको यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि सुश्रुताचार्य के अष्टविध शस्त्र कर्म कौन से होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एनआईए, कर्नाटका, आरपीएससी, एमपीपीएससी, जैम ऐसे करके, और उसके अलावा एआईपीजीटी में भी इसमें से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो क्या आता है? छेद्य भेद्य लेख्य वेद्य एश्य आहार्य विश्राव्य सीवनम इति, इस तरीके से करके श्लोक बोल रखा है। तत् च शस्त्र कर्म अष्टविधम तद्यथा छेद्य भेद्य लेख्य वेद्य एश्य आहार्य विश्राव्य और सीवनम इति। जनरली हम लोगों को सुश्रुताचार्य के अष्टविध शस्त्र कर्म याद हुआ करते हैं। जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वो चरक संहिता और अष्टांग में से रिवाइज करने से हुआ करती है। चलिए तो देख लेते हैं। तो सुश्रुत ने कितने बता रखे हैं? सुश्रुत ने बता रखे हैं हमारे 8 अष्टविध शस्त्र कर्म बता रखे हैं, जबकि आचार्य चरक जो हैं वो कितने मानते हैं? वो मानते हैं 6। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने 12 बता रखे हैं और अष्टांग हृदय 13 मानते हैं। इनको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद आगे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? चरक आचार्य ने कौन से बताया? तो उन्होंने बोला है छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, विश्रावण और सीवन। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, यहाँ तक उनके सेम है। जैसे आचार्य सुश्रुत ने बता रखे हैं स्टार्टिंग 4 उन्होंने सेम बता रखे हैं, बस ऐषण और आहरण उन्होंने नहीं माने। ठीक है, तो इस तरीके से। बट द थिंग इज उन्होंने इसको नाम अलग तरीके से बोला गया है। जब चरक चिकित्सा 25 में वो बताते हैं तो वो किस तरीके से बताते हैं? पाटन वेदन चैव छेदन लेखन तथा प्रोच्छन सीवनम चैव षड्विधम शस्त्र कर्म तथा। ठीक है, तो क्या क्या बता रखा है मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर ना। पाटन, ठीक है, वेदन, पाटन वेदन है ना, उसके अलावा छेदन है, और क्या है? छेदन के अलावा लेखन आ जाता है। पाटन वेदन लेखन, छेदन लेखन, प्रोच्छन सीवनम। ठीक है, प्रोच्छन यानी प्रच्छान कर्म एक तरीके से इसको बोलते हैं, और सीवन इस। ठीक है, तो ये हमारे आ जाते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर जो 6 शस्त्र कर्म बता रखे हैं। किसके अकॉर्डिंग? एज पर आचार्य चरक, और रेफरेंस आता है इसका चरक चिकित्सा 25 का। चरक चिकित्सा 25 में इसको थोड़ा सा बता रखा है। और याद कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम निमोनिक याद करते हैं। निमोनिक क्या है हमारा? पीवी छोले खाकर पास हुआ। क्या है? पीवी छोले खाकर पास हुआ। पीवी छोले खाकर पास हुआ। ठीक है जी, पाटन, वेदन, छेदन, लेखन, ठीक है, उसके बाद में पास, प्रोच्छन और सीवन, इस प्रकार से टोटल 6 हो जाया करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? नेक्स्ट आया करता है
अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय के, तो एक देख लेते हैं, दूसरा बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो बाकी सारे तो ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, इन्होंने जो बता रखे हैं। जो अलग हैं वो लास्ट के 5 आते हैं। देखो, उत्पाटन, पाटन, सीवन, ऐष्ण, लेखन, प्रच्छान, और जो अलग से हैं वो क्या है, कुट्टन, छेदन, छेदन भी हमारा कॉमन है, भेदन कॉमन है, वेदन कॉमन है, ठीक है, मंथन और ग्रहण, ठीक है। तो इसमें से जो अलग हैं वो अलग कौन कौन से हैं, अलग में आते हैं हमारे छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, एष्य, आहार्य, विस्राव्य, सीवन, ये सब सेम है। जो अलग वाले हैं वो है उत्पाटन, ठीक है, उसके अलावा कुट्टन, नेक्स्ट इज मंथन, ठीक है, और ग्रहण, ये 4 अलग से आते हैं। तो 8 + 4, 4 कौन कौन से, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन और ग्रहण, ठीक है। तो ऐसे समझो एक तरीके से किसी कोई मसाले वगैरह के बारे में बात चल रही है, तो क्या करना है, उनका उनका उत्पाटन करना है पहले, फिर उन्हें कूटना है बढ़िया से, उन्हें फिर हम मिक्सर ग्राइंडर वगैरह में उनमें मंथन करेंगे उसका, और फिर बाद में उसे ग्रहण करेंगे, है ना। उत्पाटन, कुट्टन, मंथन और ग्रहण, ठीक है। और यही जब हम बात करते हैं किसकी तरफ, अष्टांग हृदय की तरफ, तो उन्होंने क्या करा है, अब उस मसालों को ग्रहण तो कर लिया है, साथ में अब क्या करेंगे, अब उसका भाई सब्जी में डालेंगे, ग्रहण करने के बाद में तो उसका क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा। तो दहन इन्होंने अलग से बता रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करेंगे तो लंबे टाइम तक रिटेंशन रहेगा, बाकी तो रिवीजन तो करना ही है कंटिन्यूस, ठीक है। तो क्या क्या बता रखा है अलग से, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, छेदन, भेदन, लेखन, है ना, ये सारी चीज़ें, छेदन, भेदन, लेखन और वेदन, ठीक है, वेदन करके बोल रखा है, ऐषण भी है इसमें। तो जो मेन है, जो नहीं बता रखे हैं वो कौन कौन से हैं, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, ठीक है, और लास्ट में दहन आ जाया करता है। फिर आता है भाई पूर्व कर्म क्या क्या करने चाहिए, पूर्व कर्म के बारे में क्या बता रखा है। तो आचार्य क्या कहते हैं, क्योंकि शस्त्र कर्म से पहले की बात चल रही है, त्रिविध कर्म जो है वो शस्त्र कर्म को ध्यान में रखते हुए करे गए हैं। तो शस्त्र कर्म से पूर्व जो रोगी है उसको क्या कराना है, उसको लघु अन्न का सेवन कराना है, उसे बिल्कुल लघु चीज़ें खराइए। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कंपाइलेशन करके दे दी है, और इम्पॉर्टेंट है, पूछी गई है ये, क्या तुलनात्मक दिया हुआ है, उसमें बोला है इन्होंने, अगर शस्त्र कर्म से पूर्व क्या बताया है कि भाई लघु अन्न का सेवन करना चाहिए। वहीं अगर अग्नि कर्म कराना है तो अग्नि कर्म से पूर्व क्या करना चाहिए, विलेपी का सेवन कराने को बोल रखा है। और अगर रक्तमोक्षण कराना है जलोकापचारण के द्वारा, शिरावेदन के द्वारा, तो हम उसमें क्या कराएंगे, जो भी पेशेंट है उसको पूर्व कर्म में आप क्या कराइए, उसे यवागु का सेवन कराइए। तो इम्पॉर्टेंट है तीनों, कहाँ कहाँ किस किस स्टेज में कौन कौन से अन्न का सेवन करने को बोल रखा है। शस्त्र कर्म से पूर्व लघु अन्न, अग्नि कर्म से पूर्व विलेपी सेवन, और रक्तमोक्षण से पूर्व यवागु सेवन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है कि भाई जो भी रोगी है वो पूर्व अभिमुख होकर बैठे, और उसके अलावा पश्चिम मुखी होकर कौन है, वैद्य बैठेगा। तो श्लोक में भी इस तरीके का आ रखा है, प्रांग मुखम आतुरस्य और प्रत्यांग मुखो वैद्यो, ऐसे करके बता रखा है, ठीक है। उसके अलावा एक और आता है ये, महत्स्व अपि च पाकेषु द्वांगुलांतर त्रिअंगुलांतर च शस्त्रपदम उक्ता, रिपीटेड टाइम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या बोलते हैं कि अगर क्या हो जाए, जो पक्व स्थान है, मतलब जहाँ पर क्या हो गया, पक्व हो गया है, तो पक्व स्थान के दूर तक अगर फैल जाए तो आपको क्या करना है, 2-2 अंगुल पर, 3-3 अंगुल पर उसको क्या करना है आपको, थोड़ा सा वहाँ पर इंसिजन लेना है एक तरीके से, और आपको वहाँ पर व्रण बनाना है। तो उस चीज़ को पूछा गया है कि किसके संदर्भ में आया हुआ है, तो पाक के संदर्भ में आया हुआ है, पक्व अवस्था के संदर्भ में उस चीज़ को बता रखा है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो यहाँ पर नहीं बताई हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि शस्त्र की जो गति होगी वो किस साइड होगी। तो शस्त्र को जो हमेशा चलाना है, ठीक है, वो अनुलोम गति में चलाना है, यानी लोम के अनुसार, लोम की दिशा में, अनुलोम में ही हमें शस्त्र कर्म करना है। शस्त्र की जो गति रहेगी एक तरीके से। उसके अलावा
इसमें बाकी तो लघु अंतम बता ही रखा है कि भाई खाना वाना जो खाना है वो लघु खाना है, इस प्रकार से बता दिया। फिर क्या आता है, फिर इसमें बोलते हैं कि भाई प्रशस्त वर्ण के क्या लक्षण हैं। अच्छा, प्रशस्त वर्ण के लक्षण से पहले एक चीज़ और थी। जब वो आगे बताते हैं इसमें पूर्व कर्म वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी जो अष्टकर्म है इनसे क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, वैद्य को क्या क्या चीज़ें संग्रह करनी चाहिए, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के नाम ले रखे हैं, जैसे कि यंत्र शस्त्र, ठीक है, अग्निशलाका हो गया, जलोका वगैरह हो गया, इन सब का उन्होंने बता रखा है, अलाबू और क्वाथ, कल्क वगैरह इन सबको बता रखा है। और उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है कि भाई स्निग्ध, स्थिर चित्त ऐसा होना चाहिए, ठीक है। स्निग्ध जो भी परिकर्मणिक है, या जो कह सकते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो साथ में काम करने वाला है, क्योंकि श्लोक में क्या आ रखा है, परिकर्मणश्च स्निग्धा स्थिरा बलवंता, कि जो परिचारक है एक तरीके से वो कैसा होना चाहिए, परिकर्मणिक कैसा होना चाहिए, जो अटेंडेंट है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो वहाँ पर बोल रखा है स्निग्ध स्थिर स्थिरा बलवंता, कि वो स्निग्ध होना चाहिए, है ना। और स्निग्ध मतलब एक तरीके स्वभाव से थोड़ा सा स्निग्ध होना चाहिए, बलवान होना चाहिए और स्थिर चित्त वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं घबरा के भाग गया, ब्लड देखा घबरा के भाग गया, या फिर कोई भी ऐसा कर्म कर रहे हैं उस कर्म में वो देख के उसे डर गया या कुछ ऐसे करके, तो उस प्रकार से बता रखा है, ठीक है। तो परिकर्मणा के लक्षण बता रखे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। परिकर्मिक, जो साथ में कर्म कराने वाला जो अटेंडेंट है उसकी बात चल रही है एक तरीके से। परिकर्मिक के क्या क्या गुण हैं जो यहाँ पर बता रखे हैं इस अध्याय में, तो उसको क्या बोला, स्निग्धा, स्थिरा और बलवंता, ठीक है। इस प्रकार से ये बता रखे हैं, स्निग्धा, स्थिरा और बलवंता। कि स्निग्ध होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और बलवंत होना चाहिए। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि भाई प्रशस्त वर्ण के क्या गुण हैं, ठीक है। जनरली इसमें से मैं बता रहा था ना आपको कि इसमें से सारे के सारे टॉपिक ऐसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चनिंग होती ही होती है, क्योंकि शल्य चिकित्सक का, सॉरी, शल्य तंत्र का ये जो है बहुत बेसिक्स से स्टार्ट होके और अच्छे टॉपिक्स इसमें कवर अप किए गए हैं। तो प्रशस्त वर्ण के क्या गुण है, तत्र आए तो विशालम समसो विभक्तो निराश्य इति वर्ण गुणा, इस तरीके से करके बता रखा है। तो कुल मिलाकर 5 गुण आया करते हैं, ठीक है। 5 गुण क्या है, तत्र आयतो विशाल, आयत होना चाहिए, ठीक है, विशाल होना चाहिए, सम सुविभक्तो, सम होना चाहिए, सुविभक्त होना चाहिए, निराशय इति वर्ण गुणा, और निराशय होना चाहिए, ठीक है। तो आयत मतलब थोड़ा सा दीर्घ होना चाहिए, विशाल बड़ा हो ताकि उसमें आप अच्छे से जो भी कर्म है वो कर सकें, सम हो मतलब क्या हो, उसके जो एजेस हों, जो ये सारी चीज़ें हैं वो एक समान अवस्था में हो, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है ना। सुविभक्त यानी अगर कोई वर्ण क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, वो उसका विभाजन अच्छे से होना चाहिए, जो उसके एजेस हैं, मार्जिन्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। और उसके अलावा निराशय यानी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई आशय या कोटर वगैरह ना बने हो, जिसको हम बोलते हैं ना पस पॉकेट्स बन जाना या ऐसा कुछ, तो उसमें पॉकेट्स ना बने हो। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं वो प्रशस्त माने गए हैं, ठीक है। उसके आगे फिर दोबारा से वर्ण के वो भी बता रखे हैं, गुण बता रखे हैं। उसमें वो भी क्या बोलते हैं, आयतश्च विचालश्च सुविभक्तो निराशय प्राप्त काल कृतिश्च आपी वर्ण कर्माणि शस्यते। मतलब ऐसे कौन से कर्म हैं, वर्ण हैं जिन पे आपको कर्म करना है, तो वही चीज़ है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आयत विशालश्च सुविभक्तो निराशय प्राप्त काल कृतिश्च आपी वर्ण कर्मणि शस्यते, ठीक है। अच्छा, फिर अपना पॉइंट आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज शल्य चिकित्सक के क्या गुण हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है, शल्य चिकित्सक के क्या गुण है भाई। तो श्लोक क्या आता है, शौर्य माशु क्रिया शस्त्र तैक्षण्य अस्वेद अविप्तु असमूहश्च वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते। तो वही चीज यहाँ बता रखी है, शौर्यम मतलब शौर्यवान होना चाहिए, है ना, निर्भय होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए एक तरीके से। पता लगा उसने इंसीजन लेते हुए हाथ कांपने लगा उसका, जैसे आपने वो देखी है ना मुन्ना भाई MBS मूवी, जब कैडेवर का डायसेक्शन करने के लिए वो संजय दत्त को वहाँ पर स्कैपल देते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो शूरवीर होना चाहिए, थोड़ा सा निर्भय होना चाहिए। उसके अलावा अशुक्रिय
जल्दी से काम करने वाला, क्यों इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं सर्जरी के ड्यूरेशन में, तो आशु क्रिया करने वाला होना चाहिए, शीघ्रता से काम करे। शस्त्र तीक्ष्ण्य अस्वेद वस्तु, और उसका जो शस्त्र है उसका तीक्ष्णता होना बहुत जरूरी है। तो तीक्ष्णता से यहाँ पर मतलब है कि वो जो उसके काम कर रहा है वो बहुत तीक्ष्णता से करे, बहुत सफाई से काम करे, ऐसे भी समझ सकते हैं। अस्वेद अविप्तु, उसको स्वेदन नहीं होना चाहिए। स्वेदन नहीं होने का मतलब ये है कि वो यहाँ पर भी उसको ये बोला है कि भयभीत तो नहीं होना चाहिए इमरजेंसी कंडीशंस को देख के। अवेप्तु, ठीक है, उसके हाथ कांपने नहीं चाहिए, ठीक है। और असमोह से, उसको मोह नहीं होना चाहिए, मतलब आप लंबे टाइम तक भी आप खड़े हो, काम कर रहे हो, पेशेंट्स की दुर्दशा को देख रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको मोह नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो वैद्य हैं वो क्या बता रखे, शस्त्र कर्म करने के लिए प्रशस्त माने गए हैं। तो शौर्य माशु करिए शस्त्रैक्षिण्य अस्वेद अविप्तु असमोश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्माणि शस्यते, ठीक है। चलिए बाकी यतो यतो गतिविद्यात् उत्संगुत यत्र यत्र च तत्र तत्र व्रणम कुर्यात् तथा दोषेण तिष्ठन्ति। ये बता रखा है भाई, एक तरीके से बहुत पूछा नहीं गया है, बट द थिंग इज कि भाई जिस स्थान पर एक तरीके से दोषों की गति होती है उस स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, व्रण करना चाहिए, जिससे कि जो दोष है वो अंदर ना रह सके या फिर उसे बाहर निकाला जा सके। तो सीधी सी बात है भाई, एक पर्टिकुलर कोई जगह है, हमें पता है कि यहाँ पर दोषों का एक्यूमुलेशन है, और दोषों का मतलब पस वगैरह इन्फेक्शन है, इसकी बात चल रही है, तो हम इंसिजन कहाँ लेंगे उसको बाहर निकालने के लिए, हम यहाँ पे उसको कट लगाएंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे कट लगाएंगे और ये पस यहाँ आ जाएगा निकलने के लिए बाहर, नहीं होता ऐसा। तो वही है, ये तो गतिविद्या तो उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र व्रणम कुर्यात् यथा दोषो न तिष्ठन्ति। अच्छा, फिर इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो हम छेदन कर रहे हैं तो किस स्थान पर कैसा छेदन करना चाहिए। तो उन्होंने 3 प्रकार के छेदन बता रखे हैं। एक बता रखा है तिर्यक छेदन, ठीक है। एक बता रखा है चंद्रमंडलवत, ठीक है, चंद्रमा के समान। और एक बता रखा है उन्होंने अर्धचंद्राकार, ठीक है। ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर इंसिजन की शेप नहीं है, मैंने सिर्फ एक आपको बता दिया है। अच्छा, तिर्यक छेदन कहाँ करना है, चंद्रमंडल छेदन कहाँ करना है, और अर्धचंद्राकार छेदन कहाँ करना है। तो इसको इसमें से हम 2 समझ लेते हैं, तीसरा हमें ऑलमोस्ट अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे ना उसमें हम तरीके से याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि रटना नहीं बैठना है कि भ्रू गंड शंख ललाट अक्षिपुट ओष्ठ दंतवेष्ट ऐसे करके, ठीक है। सबसे पहले समझते चंद्रमंडल वत छेदन कहाँ करते हैं, ठीक है। तो चंद्रमंडल वत छेदन है, तो सबसे पहले आप देखो, अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है, हम हाथ ड्रॉ कर लेते हैं ना, ठीक है। ये सपोज हाथ हो गया, तो आप देखोगे यहाँ पर ना ऐसे करके एक लाइन आती है ना, जहाँ रेखाएं होती हैं हमारे हाथों की, वहाँ पे यहाँ पर इस तरीके से लाइन आती है ना, जनरली मोस्टली लोगों के हाथों में होती है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से ना ऐसे देखो, तो ये चंद्र की शेप में बन रहा है ना, चंद्र की शेप में बनता है। तो ये कहाँ पर है लाइन, अगर आप देखो तो इसको क्या बोलते हैं, हाथ। हाथ को संस्कृत में क्या बोला गया है, पाणी, है ना, ठीक है, पाणी बोला गया है। तो ये जो चंद्राकार, चंद्र का आकार है ना ये, तो ये जो चंद्राकार छेदन है या चंद्रमंडलवत छेदन जो है वो कहाँ कराते हैं, पाणी और पाद, ठीक है, यानी पैरों में। तो यही चीज यहाँ पर बता रखी है कि चंद्रमंडलवत जो हम छेदन करेंगे वो कहाँ करेंगे, पाणी पादेशु, यानी हाथ और पैर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब दूसरा क्या आता है, फिर आता है हमारा अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकृति वाला जो है, अर्धचंद्राकृतिश्चापि गुदे मेंढे च बुद्धिमान है, ठीक है। तो अर्धचंद्राकार छेदन कहाँ बोल रखा है, उसको देख लेते हैं कैसे याद करना है। अब आप बोलोगे जी ये तो जो चांद बना है ये तो अर्ध चांद ही बना है, तो यह पानीपात तल में क्यों नहीं बता रखा। तो उसको सिर्फ हम कोरिलेट करने के लिए कर रहे हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अर्धचंद्राकार, तो भाई चंद्रमंडल जो है एक तरीके से चंद्र मंडल, तो मंडल कैसा होगा, मंडल बड़ा होगा ना, मंडल बड़ा होता है। आगे वैसे ही बोल रखा है अर्धचंद्राकार आकृति हो गई, तो अर्धचंद्राकार कैसा होता है, ये बड़ा होता है। और अर्धचंद्राकार ये कैसा होगा, ये छोटा होगा,
है ना। तो छोटे छेदन हम कहाँ करेंगे, ऐसी जगह पर जहाँ बहुत डेलिकेट चीजें हैं। तो कहाँ बता रखा है, गुद स्थान पर, ठीक है, गुद मरम भी हुआ करती है, और क्या है, मेंड स्थान पर, है ना। तो ये छोटे स्पेसेस हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अर्धचंद्राकार करेंगे छोटे स्पेसेस पर। उसके अलावा जहाँ बड़े स्पेसेस हैं यानी हमारे हाथ और पैर, ठीक है, पानी और पाद, वहाँ पर हम कंप्लीट लार्ज छेदन करेंगे, दैट इज चंद्र मंडल। और बचे हुए जितने भी आ गए वो सब कहाँ जाएंगे, वो त्रिअक छेदन में जाएंगे। तो देख लो, भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंक, वेष्ट, कक्षा, कुक्षी, वंक्षण। तो इसमें देखो अब सारी चीज आ गई, कक्षा भी आ गई है, कुक्षी भी आ गई है, और वंक्षण प्रदेश भी आ गया, यानी आपका इंग्वाइनल रीजन भी आ गया है, आपका आपका एब्डोमिनल रीजन भी आ गया है, आपका फ्लैंक्स भी आ गए हैं, ठीक है। और बाकी सारे के सारे जो फेशियल जितनी भी चीज़ें थी, भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, दंत, ओष्ठ, वेष्ट, सब चीज़ें वो त्रिअक छेदन में आ गई हैं, ठीक है। तो ऐसे कोरिलेट करके याद रखेंगे। चांद कहाँ बनना है, मंडल, चंद्रमंडल कहाँ बनना है, हाथ में। हाथ को क्या बोलते हैं, पानी। तो पानी पादेशु किसने बता रखा है, चंद्र मंडलवत। और इसी प्रकार से जो अर्ध है वो छोटा है, क्योंकि चंदा है ना, चंद्रमा जो है वो छोटा है, तो छोटी जगहों पर उसको करेंगे। तो कहाँ पर बता रखा है, अर्धचंद्राकृति, गुद और मेंढ पर उसको बता रखा है, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि अगर, ठीक है, ये पॉइंट ऐसा पूछा नहीं गया लेकिन देख लेते हैं। तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप इस तरीके से छेदन वगैरह कर्म नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, शिरा स्नायु छेदन, अतिमात्र वेदन, चिराद व्रण संहरण, मास कंद प्रादुर्भाव, है ना। तो शिरा स्नायु का भी छेदन हो सकता है, ठीक है। अगर आप जिस तरीके से बता रखा है, अगर वहाँ उस तरीके से छेदन नहीं करोगे तो सिरा और स्नायु का भी छेदन हो सकता है। दूसरा, अति मात्रा में वेदना होगी, पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। चिराद व्रण संवरण, जो उसका व्रण बना है वो बहुत लंबे टाइम में जाके वो भरेगा, उसको कह सकते हैं कि उसका रोपण जो होगा वो बहुत लंबे टाइम पे जाके होगा। और मांस कंद प्रादुर्भाव है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे मांस का कंद बन जाए, ठीक है। तो मांस कंद भी बन सकता है। अच्छा, हाँ, अगर इसको मॉडर्न से भी कोरिलेट करके देखो तो आप ऐसे भी सोचो ना, मॉडर्न में क्या बता रखा है, आपने पढ़ा होगा, लैंगर्स लाइन बता रखी होती है ना, कि हमें जो इंसिजन्स वगैरह लेने हैं, जो भी सर्जरी करनी है, वो लैंगर्स लाइन को ध्यान रखते हुए करनी चाहिए, है ना। तो आप देखो, अगर लैंगर लाइंस को देखते हुए अगर हम इंसिजन और ये सब नहीं करेंगे, एक्सीजन वगैरह जो भी हमारे सर्जरी है वो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अंदर के उसमें फिर क्या हो जाएगा, व्रण को हील होने में टाइम लगेगा। तो चिराद व्रण संवरण, और क्या बोल रखा है, शिरा स्नायु का छेदन होगा, क्योंकि सारी चीजें इसी वजह से क्या बता रखा है ना, एक तो ये बता रखा है छेदन करना कैसे, साथ में उन्होंने क्या बोला है, अनुलोम गति में शस्त्र का यूज करना है ना, अनुलोम अवस्था में करना है। तो वो एक तरीके से, क्यों, क्योंकि आचार्य जो थे अवगत थे इन सब चीज़ों को लेके, इस वजह से उन्होंने इस तरीके का बता रखा है। तो मैंने एक बार बता दिया, लैंगर लाइंस जो है इससे कोरिलेटेड है। अच्छा, फिर कुछ अवस्था ऐसी आती हैं कि भाई जहाँ पर आपको क्या करना है, अभी हमने पढ़ा था कि लघु आहार का सेवन कराने के बाद में शस्त्र कर्म करना है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती हैं जहाँ पर क्या बोला है कि अभुक्त अवस्था में ही आप क्या करेंगे, आपको शस्त्र कर्म करना है, ठीक है। अब वो अभुक्त अवस्था कौन सी है, नील बाई ओरल, ठीक है, NBO NBM, नील बाई माउथ, जो भी आप बोलते हो। तो उसमें क्या है, कुछ अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, मूड गर्भ है, ठीक है, टोटल 6 बता रखी हैं वैसे तो कौन कौन सी है, मूड गर्भ, उदर रोग है, अर्श है, अश्मरी है, मुख रोग है, ठीक है। मूड गर्भ, उदर रोग, अर्श, ठीक है, उसके अलावा अश्मरी, मुख रोग। इन्होंने भगंदर नहीं बोला यहाँ पर, भगंदर नीचे बता रखा है उन्होंने, अभुक्त अग्निकर्म में, लेकिन शस्त्र कर्म में नहीं बता रखा। एक्चुअल में क्या रखा है, मूड गर्भो उदर अर्श अश्मरी भगंदर मुख रोगेशु, ऐसा करके। तो मूड गर्भ, उदर रोग, अर्श, अश्मरी, मुख रोग और भगंदर, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक साथ लेके चलो तो याद हम कैसे कर लेते हैं, भाई खाना नहीं है तो खाना नहीं है तो कैसा है, मुख से नहीं खाना है,
ठीक है। जब मुख से नहीं खाएंगे तो कहाँ पर नहीं पहुँचेगा वो उदर में नहीं पहुँचेगा। उदर में नहीं पहुँचेगा, साथ में क्या होगा, किडनी से उसका ये नहीं होगा, फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो अश्मरी नहीं बनेगी। ठीक है। मल बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अर्श और भगंदर की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है। और वायु क्योंकि उससे विकृत हो जाएगी, जब ऐसी कंडीशन होती है तो मूढ़ गर्भ की अवस्था भी हो सकती है। ठीक है। तो क्या क्या हो गए, मुख, मुख रोग, उदर रोग, अश्मरी, अर्श, भगंदर और मूढ़ गर्भ। ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक कि जब आप नहीं खाएंगे, ठीक है, नील बाई ओरल अगर आप रहेंगे तो क्या क्या कंडीशन होगी, तो भाई मुंह से नहीं खाना है, जब खाना नहीं खाएंगे तो उदर रोग में पहुंचेगा और नहीं पहुंचेगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा किडनी से तो अश्मरी नहीं होगी, और जब भोजन करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, मल त्याग वगैरह नहीं होगा, है ना, तो अर्श और भगंदर भी हो सकते हैं और मूढ़ गर्भ की अवस्था भी हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आचार्य ने क्या करा है, कंपाइल करा है किस चीज को, तो वो क्या बोलते हैं, अभुक्त अग्निकर्म। ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां पर अभुक्त करना है। अग्निकर्म में क्या बता रखा था उन्होंने, कराने के लिए क्या सेवन कराना है, विलेपी सेवन कराना था, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि अश्मरी में, भगंदर में, अर्श में और मुख रोग में, इसमें उन्हें नील पैर ओरल रखना है किस कंडीशन में, जब आपको अग्निकर्म कराना है। ठीक है। अश्मरी, भगंदर, अर्श और मुख रोग। ठीक है जी। चलिए, फिर आगे इन्होंने कुछ यहाँ पर देवता और रक्षणीय अंग बता रखे हैं, अग्नि, जिह्वा, सोम, वायु, पर्जन्यपान वायु, विद्युत उदान। ठीक है। ऐसा जिसमें से पूछा नहीं गया, तो हम इसमें ऐसी चीज़ों को मेमोराइज करने में अपना जो एक तरीके से कहें ना मेमोरी जो है, हम उसको खराब नहीं करेंगे, हम उसको नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी ये चीज़ें हम याद करने के लिए जहाँ से क्वेश्चनिंग नहीं हुई है अपना टाइम लगाएंगे, तो फिर जो चीज़ें रिपीट पूछी गई हैं वो हमारी छूट जाएगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर इतना ज़्यादा उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर कह सकते हैं कि किस्मत खराब हो तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है किसी भी ईयर में। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आता है, व्रण बंधन वगैरह के बारे में बता रखा है, तो उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन इसमें से आ रखे हैं। व्रण बंधन के लिए क्या बोलते हैं, तो व्रण बंधन बंधन के लिए बोला है कि किस किस अवस्था में आपको कितने कितने टाइम में जो बंधन है उसको चेंज करना है। ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है, अगर शीत ऋतु है, शीत ऋतु मतलब हेमंत है, शिशिर है और वसंत ऋतु है, शीत ऋतु करके इसको मान ली है। तो शीत ऋतु में 3 3 दिन त्रिहात करके बोल रखा है कि जो भी आपको ये व्रण का जो आपने बंधन कर्म करा है, ठीक है, उस बंधन को आप तीसरे दिन खोलेंगे, या जो पट्ट बांधा है आपने, पट्टी बांधी है, उसको आप तीसरे दिन खोलेंगे। वहीं पर अगर जो उष्ण ऋतुएं हैं जैसे कि शरद, ग्रीष्म और वर्षा वाली, उसमें क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, ग्रीष्म में स्वेटिंग होती है, वर्षा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, और शरद में भी सेम कंडीशन रहती है, गर्मी और ह्यूमिड दोनों ही रहा करता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको सेप्सिस वगैरह ना हो जाए, कोई भी ऐसे इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़ जाए, उस पॉइंट को देखते हुए सेकंड डे पर द्विहात दूसरे दिन, है ना, आपको क्या करना है, जो पट्टी है उसको खोल देनी है, या दो दो ऐसे करके 2 2 दिन पर उसे चेंज करना है। ये बता रखा है किसके बारे में, व्रण बंधन के बारे में। ठीक है। फिर उन्होंने बोल रखा है शस्त्र निपातज वेदना है, अगर शस्त्र कर्म किया है और उसकी वजह से जो वेदना हुई है, तो उस वेदना को कैसे दूर करेंगे, तो यहाँ पर बता रखा है यष्टि मधु सिद्ध घृत से सिंचन कर्म करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यष्टि मधु सिद्ध, इससे कल का सिद्ध घृत से सिंचन करने के लिए बता रखा है। क्षार प्रयोग जन्य वेदना, मधुक और सर्पी का प्रयोग करना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग चैप्टर में आ रखा है, यहाँ पर इन्होंने कंपाइल कर दिया। अगर क्षार से आपने व्रण उत्पन्न करा है ना, जो व्रण बना है वो किससे बना है, वो क्षार कर्म करने के बाद बना है। क्षार कर्म करा, उसके बाद में जो वेदना हुआ करती है, तो उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, मधु और सर्पी। ठीक है। मधुक और सर्पी का हमें, मधुक मतलब यष्टि मधु, है ना, और सर्पी का इसमें यूज करना है, उसका लेप करना है। उसी प्रकार से अग्निकर्म करा है, तो अग्निकर्म में जो व्रण बना है उसको उसमें वेदना को दूर करने के लिए मधु और सर्पी को मिक्स करके उसका हम लेप उसमें किया करते हैं, इस प्रकार से करके बता रखा है। ठीक है। उसके अलावा इसमें और कोई पॉइंट हमारा जो छूट गया हो देख लेते हैं एक बार।
इसमें एक आतुरागार का वर्णन कर रखा है। ठीक है, इसी चैप्टर में किसका वर्णन मिलता है? आतुरागार का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखेंगे आतुरागार का वर्णन कहाँ मिलता है? सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के पंचम अध्याय में, 5th चैप्टर में उसको बता रखा है। ठीक है, मतलब आतुरगार से आप ऐसे समझ सकते हो ना कि किसके बारे में, जो हमारा आईपीडी है ना, इस तरीके से करके आईपीडी से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। और बाकी घृत ये तो हमने आपको बता ही दिया कि जो व्रण बना है उसकी शांति के लिए हम उसमें यष्टि मधु का चूर्ण और घृत के साथ उसका सिंचन कर्म करेंगे। इसमें तिल कल्क वाला कॉन्सेप्ट भी आया करता है, तिल कल का। उसमें वो क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं अपना, तिल कल को मधु और सर्पी के साथ में उसका भी लेप करने के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो जब व्रण करा है तो व्रण का उसको क्या करना है, कषाय जल से उसे उसको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद में तिल कल्क मधु और घृत का इससे उसको लिप्त कर देना है। ठीक है, इस तरीके का उसमें रेफरेंस मिलता है। ठीक है, शस्त्र कर्म के समय पर करने के लिए, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कषाय से वॉश करने को इसलिए बोल रखा है क्योंकि कषाय क्या करेगा, उसका रोपण कर्म करेगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ऑलमोस्ट जितनी इसमें हमने चीज़ें थी वो कवर अप करनी है। छोटी मोटी पॉइंट्स अगर रह गए होंगे तो उसको संहिता से एक बार देख लेंगे, वरना मेजरली जो पार्ट था वो यहाँ पर हमने कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे जिस तरीके से बताया है वो याद करें, या फिर आपका भी अगर कोई ट्रिक है याद करने के लिए तो आप उसे याद कर सकते हैं। द मेन पॉइंट इज़ टू रिटेन द कॉन्सेप्ट so that you can easily solve the MCQs। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 देखेंगे।